हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियंस। सो क्लास, आज हम बीकॉम ऑनर्स के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कवर अप करेंगे, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट 5 को कवर अप करेंगे, जिसमें हमारी ये कंप्लीट यूनिट 5 को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, ये जो यूनिट 5 है, एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड इमर्जिंग इश्यूज इन एचआरएम, ये थोड़ी लेंथी है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि इसके जो टॉपिक है बहुत वाइड चैप्टर है ये, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे इसके अंदर जिसको हमें कवर करने में मे बी टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, बट इतना भी नहीं लगेगा। बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। एचआरएम यूनिट नंबर 5, एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड इमर्जिंग इश्यूज इन एचआरएम। शुरू करते हैं, जिसमें हम कवर अप करेंगे क्या, एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयज वेलफेयर, सो ऑन बहुत सारे टॉपिक है। सबको रीड डाउन करेंगे, सबको गोन थ्रू करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो विदा किसी डिले के शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1। स्टूडेंट्स, ये है हमारा टॉपिक नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, विच मीन्स कि यहाँ पे हम ये जानेंगे कि क्या मीनिंग होते हैं और क्या क्या सिद्धांत होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ के। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब क्या है? ऑक्यूपेशनल से रेफर कर रही है टर्म। ऑक्यूपेशन यानी कि जो पेशा होता है, जिस जगह आप वर्क कर रहे होते हैं, उसी को ही ऑक्यूपेशनल कहा जाता है। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ वो होती है जहाँ पे वर्कर्स लेबर्स अपना वर्क कर रहे होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सराउंडिंग में वर्क कर रहे होते हैं, उस सराउंडिंग और उस इन्वायरमेंट की वजह से जैसा उनका मेंटल फिजिकल वेलबींग होता है, उसी को ही हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ कंसिडर करते हैं। तो आप कॉन्सेप्चुअली जान लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है। जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरमेंट में वर्कर्स और लेबर वर्क कर रहे होते हैं, उसी को हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं। आप जानते हैं क्या कहा गया है इसके बारे में। इट्स रेफर दैट टर्म वेयर एज वर्कर एंड लेबर्स हैव टू वर्क, यानी कि ये एक ऐसी टर्म को रिप्रेजेंट करता है जहां पे वेयर एज वर्कर एंड लेबर, जहां पे वर्कर और लेबर को वर्क करना पड़ता है, हैव टू वर्क इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, वर्किंग पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि उनको वर्क करना होता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर, वेयर दे अफेक्टेड फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, जहाँ पे उनको इफेक्ट होना पड़ता है वहाँ के फिजिकल एटमॉस्फेयर से, सोशल एटमॉस्फेयर से और मेंटल एटमॉस्फेयर से। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, डिसेंट प्लीज काम है, कूल है, वहाँ वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ बहुत कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना किसी हाइजीन की, ना ही किसी चीज़ की लैक ऑफ सिटी होगी, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आपको वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप, बहुत इफिशियंसी के साथ आप वर्क करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग ना सिटिंग अरेंजमेंट मिल रहा है, ना वेंटिलेशन मिल रहा है, ना वहाँ का ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे काम किया जा सके, जहाँ पे एनर्जेटिक और मोटिवेट फील किया जा सके, कि हाँ आपको लगे कि यहाँ बहुत हाइजीन है, बहुत कंफर्ट है, यहाँ हम वर्क कर सकते हैं जिस भी वर्क को आप परस्यू कर रहे होंगे। तो वहाँ पे आप, अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब होता है जिस इन्वायरमेंट में आप अच्छे से फिट हो जाएं, तो वहाँ आप हेल्दी फील करेंगे। अगर वो इन्वायरमेंट आपके अपोजिट है, आपके कंफर्ट के अपोजिट है, आपको वर्क करने में वहाँ कंफर्टेबल हाइजीन नहीं फील हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या फील करेंगे? वहाँ पे एक लेबर या वर्कर अनहेल्दी फील करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में क्या बताया गया है कि ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट जिसके थ्रू, जहाँ पे वर्कर्स लेबर वर्क कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनका वो इफेक्ट होते हैं फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, जिसके अकॉर्डिंग उनका ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या करता है? कंजर्व करता है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये आपको कंफर्म हो गया क्या था टॉपिक? इट इज रेफर दैट टर्म वेयर द वर्कर एंड द लेबर हैव टू वर्क इन अ पर्टिकुलर वर्किंग एनवायरनमेंट वेयर दे अफेक्टेड बाय फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये थी आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन, जिसको मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ के निकाला है आपके लिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की, वर्किंग कंडीशन इफेक्टिंग हेल्थी, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग कंडीशन अफेक्टिंग हेल्थ, यानी कि जैसी वर्किंग कंडीशन,
जैसे एटमॉस्फेयर में आप वर्क करेंगे, जैसी आपकी वर्किंग कंडीशन होगी उसी से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, ठीक है। जैसी कंडीशन में वर्क करेंगे, अच्छी कूल काम पीस और क्लीन हाइजीन जगह पे वर्क करेंगे तो आपकी कंडीशन कैसी होगी, अच्छी होगी, आपको वर्क करने में इंटरेस्ट आएगा। बट उसी की जगह अनहाइजीन प्लेस होगा, कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अप एंड डाउन होंगे तो आपका भी कंसंट्रेशन आपके वर्क पे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एज अ फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग 48 हाँ 1948 के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, हैजर्ड्स दिए गए हैं जिसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं कौन कौन से ऐसे रूल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कुछ हैजर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि कुछ खतरे बताए गए हैं जिनकी वजह से, या कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनको कुछ प्रोसेस बताए गए हैं जिसमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। जिसमें कि अगर उन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारे हैजर्ड्स हो सकते हैं, साथ ही साथ उनको फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एटमॉस्फेयर जनरेट कर सकें जिससे कि एम्प्लॉयज ऑफ वर्क का बहुत अच्छे से वर्क कर सके। तो क्या था, फैक्ट्री एक्ट 1948 आपके एग्जाम में अपने आंसर्स में मेंशन करना ना भूलें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट 1948 मेंशन करना बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है आपके एग्जामिनर के सामने आपकी आंसर शीट में। तो सबसे पहला कौन से प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, सबसे पहला है क्लीननेस मतलब कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे इतनी क्लीननेस होनी चाहिए, सबको हाइजीन फील हो, क्लीन फील हो, अच्छा सेफ सिक्योर फील करे। सेफ मतलब जहाँ पे अच्छी सी हाइजीननेस होगी तो सेफली आप फील ही करेंगे क्योंकि सेफ्टी रहेगी। अगर आप अनहाइजीन एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर बना रहता है कि अरे ये इतना गंदा है, इससे कहीं मेरी हेल्थ को कोई इशू ना हो, हम बीमार ना हो जाए, कुछ डर्ट ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज लाइटिंग, कि जिस भी जगह पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे भी आपके वर्कर्स लेबर वर्क कर रही हूँ, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है, डार्कनेस नहीं होनी चाहिए। लाइटिंग वैसे भी एक क्या बताता है, मोटिव बताता है वर्क करने का। जहाँ रोशनी होती है वहीं तो वर्क करते हैं, अंधेरे में कोई वर्क वैसे भी नहीं कर पाता है, तो लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए ना कि बहुत कोल्ड हो ना कि बहुत वार्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि लेबर्स और वर्कर्स या आपके एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट बहुत अच्छे से तरीके से वर्क कर सके। वेंटिलेशन यानी कि वहाँ बिल्कुल हवादार होना चाहिए, हवा आर पार हो जाए, हवा सर्कुलेट होनी चाहिए, एयर सर्कुलेट होनी चाहिए ताकि किसी को सफोकेशन ना फील हो, किसी को डिहाइड्रेशन ना फील करे कोई। तो कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर और वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर क्या है, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा नॉइसी हो जहाँ पे लोग कंसंट्रेट ही ना कर पाए, उनको हेडेक जैसा फील हो या अदर कोई अलग इशू जनरेट हो सके। फिर क्या है, डस्ट कंट्रोल, ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल हो, मिट्टी हो, जहाँ पे उनको डस्ट से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं बहुत से लोगों को, जिसकी वजह से वर्क नहीं कर पाते हैं, उनके जो है हेल्थ इशू जनरेट होने शुरू हो जाते हैं डस्ट से। फिर क्या है, वर्क स्पेस सेटिंग अरेंजमेंट, ऐसा प्रोसेस को यूज करना चाहिए जहाँ पे वर्क स्पेस बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया हो प्रॉपर वर्क को करने के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या थे हमारे कुछ पर्टिकुलरली 6 प्रोसेस थे किसके, वर्किंग कंडीशन इफेक्टिंग हेल्थ के। इसी के साथ बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स एंड डिसीजेस, कि कौन कौन से डिसीजेस आते हैं और कौन कौन से खतरे हो सकते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल से। ठीक है, शुरू करते हैं। मे बी आपको ये लास्ट वाला नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार कैमरा को कंट्रोल करके दिखा देती हूँ कि क्या है। लास्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम नॉइज, होपफुली अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, आपके नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स एंड डिसीजेस, कि कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स को हमें देखना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है, और कौन कौन से डिसीजेस हमें उससे हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस, यानी कि जैसे कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है जिसमें आप केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से किसी केमिकल की वजह से आपको या आपके लीवर्स को कोई ना कोई डिसीजेस होने के चांसेस रहते ही हैं, तो उसका प्रॉपर प्योर प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में हैजार्ड नंबर 1 क्या था हमारा, डिसीज नंबर 1 केमिकल सब्सटेंसेज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल सब्सटेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो केमिकल सब्सटेंस भी क्या करते हैं, एक वर्कर की, एक लेबर की हेल्थ को क्या करते हैं, डिसीजेस दे सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल है तो केमिकल ऑलरेडी हमारी स्किन और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हार्मफुल ही होता है। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में क्या है कि कुछ ऐसा वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, कुछ ऐसी चीजें जनरेट हो गई कुछ ऐसे बायोलॉजिकल में कीटनाशक कीटाणु हो जाते हैं जिनको हम क्या करते हैं फेस करना पड़ता है हमें, उनकी वजह से भी बहुत सारी डिसीज हो जाती है। यानी कि बायोलॉजिकल में क्या आ गए, कुछ ऐसे कीटनाशक पदार्थ आ गए, कि ऐसे कीटनाशक आ गए जिनका यूज करने से भी क्या होता है, हमें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कोई ना कोई डिसीज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल हैजर्ड। इन्वायरमेंट में कि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि वहाँ पे उस इन्वायरमेंट से आपको खतरा हो ही सकता है, डिसीजेस हो सकता है। यानी कि किसी ऐसी चीज की फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा है, तो उसका इन्वायरमेंट में ही केमिकल स्प्रेड है, तो वहां पे आपका या एक पर्टिकुलर पर्सन का रहना सेफ नहीं होता है, तो उसके लिए वहां पे उनको पूरे केयर लेने पड़ते हैं, प्रोटेक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यही सेम इन्वायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक दोनों सेम ही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कि वहाँ की कंडीशन ही ऐसी है जहाँ पे आपको सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वर्क ही उसी जगह पे सरवाइव करना है, पर फिर भी उसके बावजूद भी आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे आपको पहले से ही पता है कि इस पर्टिकुलर चीज से आपको कोई ना कोई डिसीजेस हो ही सकते हैं, तो पहले से ही वहां पे प्रोटेक्शन ले लिया जाता है। तो ये थे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स एंड डिसीजेस। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ एंड हैजर्ड्स, कि कौन कौन से प्रोटेक्शंस को हम ले सकते हैं जब हमें पता होता है कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमें इतने सारे खतरों को, इतने सारे डिसीजेस को फेस करना पड़ सकता है जिस भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोटेक्शंस को हम वहाँ पहले ही ले लेते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों को हमें बाद में भी लेना पड़ता है, क्योंकि एक्सीडेंटल कुछ चीज़ हैपन हो जाती है तो उसके बाद उसका कॉर्ड निकालना पड़ता है। तो यानी कि प्रोटेक्शन कौन कौन से है, प्रोटेक्शन है किसके अगेंस्ट, हमारी हेल्थ के अगेंस्ट जो हमें हार्म करेगा, उससे पहले ही, हार्म करने से पहले ही हम कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो अप कर लेंगे, या इंडस्ट्री या फिर मैनेजर को कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर लेना चाहिए जिससे कि उनकी एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट मैनेजर्स और या फिर क्या कह सकते हैं हम अपने लेबर और वर्कर को किसी तरीके की हार्म ना पहुंचे, किसी तरीके का हार्म ना हो। तो प्रोटेक्शन कौन कौन से हैं, बेसिकली दो तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं। एक होता है क्या होता है प्रिवेंटिव मेजर, और सेकंड होता है क्यूरेटिव मेजर। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम टू टाइप्स के प्रोटेक्शंस को कैरी अप करते हैं, टू टाइप्स के प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा प्रिवेंटिव मेजर, और सेकंड वन है क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव का मतलब देखो पहले इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है, पहले से ही प्रिवेंट कर लेना, पहले से ही आइडिया लगा लेना कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस किस तरीके का खतरा हमें हो सकता है, तो उसको पहले ही प्रिवेंट करके आप क्या कर लेंगे, स्पेशल रिस्क चेक कर लेंगे ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। सेकंड थिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो हमेशा तैयार रखें फर्स्ट एड स्टाफ को, क्या कर रखें, ट्रेन रखें फर्स्ट एड स्टाफ को, कि अगर किसी को कोई किसी तरीके का हार्म होता है, कोई एक्सीडेंट हैपन होता है, तो आपके पास आपका फर्स्ट एड स्टाफ होना चाहिए, ताकि वो पेशेंट को या फिर जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको ट्रीट कर सके और उसको कुछ होने से बचा सके। ठीक है, और क्यूरेटिव में क्या है कि अब यहाँ पे कुछ हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, कोई मिसहैपनिंग हो चुकी है, उसके बाद आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना है। पहले तो आप कर रहे थे बट फिर भी बाई चांस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी तरीके के टूल्स मशीन्स का यूज करते हैं जिसका कोई भी गारंटी नहीं है कि आप इसके से वर्क करके कब तक बच रहे हैं, कब तक कुछ हो सकता है, क्योंकि मैन पावर के साथ साथ हम ह्यूमन रिसोर्स मशीन पावर का भी यूज करते हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठाना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इसी के साथ क्यूरेटिव मेजर का हम यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं किसको, जो भी पर्सन इफेक्टेड होता है किसी भी तरीके के डेंजर से, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से, तो उनको ट्रीटमेंट देते हैं इसमें क्यूरेटिव मेजर में। साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन डिवाइड को, कि अगर उनको कोई खतरा हो तो उससे पहले उनको क्या कर दिया जाए, उनको कोई प्रोटेक्शन डिवाइस दे दिया जाए ताकि उनको किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुंचे। तो ये थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हैजर्ड्स, जिसमें दो तरीके के थे, प्रिवेंटिव मेजर एंड क्यूरेटिव मेजर। क्विकली इसीलिए कवर अप करा रही हूँ क्योंकि छोटा छोटा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से 80-90% अपना सिलेबस आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे, अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपने पहले से ही कवर अप किया हुआ है तो एज अ रिवीजन, क्विक रिवीजन बहुत अच्छा है ये आपके लिए, ओवरऑल आपके सभी टॉपिक को कवर अप कर देगा विद गारंटी। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम। अब इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम में क्या है ये जानते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। सो इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है कि इंडस्ट्री में आपको किस किस तरीके के स्टेप्स को फॉलो अप करना है, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप एक अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अपने वर्क के साथ, अपने प्लान के साथ आपको अपने लेबर वर्कर का भी ध्यान रखना है, आपके एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी इंडस्ट्री में वर्क करने वाले किसी भी लेबर वर्कर, किसी भी स्टाफ मेंबर को किसी भी तरीके का कोई डिसीज ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई हार्म ना हो, और आपका वर्क एज इट इज सॉफ्टली कामली चलता रहे। क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का मिस हैपनिंग होती है तो वो क्या बन जाती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन जाती है लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में। तो इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करते हैं। तो जानते हैं कौन सी है वो मेजर फैक्टर जिनको जानना जरूरी है। सो स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम में हम कुछ मेजर स्टेप्स को लेते हैं और ध्यान में रखते हैं, ताकि किसी तरीके का अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उनकी हेल्प से हम उसको और ज़्यादा मेसी या और ज़्यादा खराब होने से पहले ही कंडीशंस को कवर कर सके, कंट्रोल कर सके। तो कौन कौन से डिसीजंस हैं जिनको हम लेते हैं यहाँ पे। तो डिसीजन नंबर 1 इज टेक केयर ऑफ हाइजीन। हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे हमारी कैसी हाइजीन है। हाइजीन का मतलब क्या, कि कैसी साफ सफाई हो रही है, किस तरीके का एटमोसफेयर, नीट एंड क्लीन एटमोसफेयर है या नहीं है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। टेक केयर करना इसका बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन कैसी है, क्योंकि अनहाइजीननेस से भी काफ़ी डिसीजेज होते हैं, काफ़ी हेल्थ कॉर हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट इमरजेंसी। ऐसी सुविधाओं को रखना कि इमरजेंसी में हेल्प कर सके, हॉस्पिटलाइजेशन करने जैसी चीज़ों की भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में किसी तरीके का मिस हैपनिंग हो जाता है तो आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि इमरजेंसी में आप किसी पेशेंट को, किसी अफेक्टेड पर्सन को तुरंत से हॉस्पिटलाइज कर सके। और ऐसे बहुत सारे सो ऑन डिसीजंस हैं जिनको याद है, बट मेजर ये 2 थे जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ये 2 जान लेंगे तो बाकी को आप अपने आप ही को रिलेट कर लेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतने जो थे ये भी इंपॉर्टेंट थे, कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन जरूर बन के आता है कनेक्ट करके। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी। यहाँ पे हम जानेंगे कि एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में इंडस्ट्री को क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी कर सकें। क्योंकि एम्प्लॉय की सेफ्टी भी एक मेजर रोल होता है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी कॉपरेशन के अंदर आपके एम्प्लॉयज सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ वर्क यहाँ आ सकता है, लेक ऑफ ऑथेंटिकेशन आ सकता है, और बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है। तो ये है एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने आपके लिए खुद से क्या की है, फॉर्म करी है, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बुक की, और आपके 10 ईयर्स की लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट है और ईजी है, जो बहुत हैंडी होगी, आपको लर्न करने में बहुत हेल्प करेगी। ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करके देती हूँ मैं आपको कहीं से भी कुछ भी, पहले पूरा अच्छे से सर्च करती हूँ, कई बुक्सों को पढ़ती हूँ, कई चीज़ों को देखती हूँ, जहाँ से मुझे हैंडी और छोटी लगता है, जो मुझे लगता है कि मैं एक बार में पढ़ के याद कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट अगर मैंने एक बार में कर लिया तो आप 2 बार में तो कर ही लेंगे। इतने इंटेलिजेंट और जीनियस तो आप होंगे ही, आई नो। ओके, सो बात करते हैं, आपकी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर देती हूँ, उसी के बाद इसी बात पे ही लाइक और कमेंट और शेयर कर दिया करो। सो क्या था हमारा डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी क्या करता है, प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। एम्प्लॉय सेफ्टी में हम प्रोवाइड करते हैं अपने वर्कर्स को एक सेफ वर्किंग एनवायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज के लिए, बाय कॉपरेशन। किसके थ्रू दिया जाता है, ये कॉपरेशन के थ्रू, कंपनी के थ्रू दिया जाता है। सेफ इक्विपमेंट देते हैं, सेफ हथियार देते हैं, औजार देते हैं, यानी कि एंड सेफ प्रोसीडर, ऐसे प्रोसीडर देते हैं जो उनके लिए सेफ है, ऐसे प्रोसेस देते हैं जिससे वो सेफली वर्क कर सके एट द वर्क प्लेस, जिस जगह पे वो वर्क कर रहे हैं। एंश्योर टू वर्कर सेफ्टी, किसका ध्यान रखते हुए, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एम्प्लॉय सेफ्टी क्या था, प्रोवाइड करता है ये हमें वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को बाय कॉपरेशन, एंड सेफ इक्विपमेंट देता है, सेफ प्रोसीडर देता है एट वर्किंग प्लेस, जिस जगह वो वर्क कर रहे होते हैं, और इंश्योर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि वर्कर की सेफ्टी बहुत होनी चाहिए, बहुत अच्छे से वर्कर्स सेफली वर्क कर सके। तो ये थी हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन एम्प्लॉय सेफ्टी की। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होते हैं।
इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक मेजर टॉपिक है जिसको जानना बहुत नेसेसरी है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में हम ये जानेंगे कि एक इंडस्ट्री में कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं और उनके कौन कौन से कॉज हैं। साथ ही साथ मैं आपको इनके कॉज भी बताऊंगी, कौन कौन से इनके कॉजेस होती हैं। सो एन एक्यूरेशन इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लाइजमेंट, जब एक इंडस्ट्री एस्टेब्लाइज करते हैं कॉजिंग बैडली इंजरी, तो वहां पे हम देखते हैं कि कहीं ना किसी कारणवश कोई बैड इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं। खतरा होता है वहाँ किस चीज का, एक बैडली इंजरी होने के टू अ पर्सन, किसी एक पर्सन को, विच मेक हिम अनफिट, जो वहां पे अपने आप को अनफिट क्या करता है, फील करता है, टू एंश्योर हिज ड्यूटीज इन नेक्स्ट 48 आवर्स। यानी कि जो एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट जिसमें एक इंजर्ड पर्सन अगले 48 आवर्स तक फिर से अपनी ड्यूटी को, अपनी जॉब को रीस्टार्ट करने की कंडीशन में नहीं होता है, उसी क्या कहेंगे उसको, उसी कंडीशन को एक्सीडेंटल कंडीशन मानेंगे, जहाँ पे जो वर्कर या फिर जो भी पर्सन जो इफेक्ट हुआ है, अगर वो अगले 48 आवर्स में भी अपने वापस से वर्किंग कंडीशन में नहीं आता है, उसी एक्सीडेंट को एक्सीडेंट कंसिडर करते हैं जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा मेजर क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसी को हम एक्सीडेंटल मानते हैं, ज़्यादा मेजर एक्सीडेंटल मानते हैं कि हाँ अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसमें वर्कर की या फिर लेबर की वो कंडीशन नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। इसी को बोलते हैं हम क्या, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। An occurrence in industrial establishment causing the bodily injury to a person which make him the unfit to resume his duty in the next 48 hours। ठीक है, अब ये क्या है, कॉजेज, कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट के होने के। सो नंबर 1 इज अनसेफ कंडीशन, कि जिस वही कंडीशन में वो वर्क कर रहे थे वो अनसेफ थी, वो सिक्योर नहीं थी। ठीक है, वो सिचुएशन सिक्योर सेफ नहीं थी। फिर क्या है, वर्क शेड्यूल, कि शायद वो किसी ऐसे शेड्यूल पे, ऐसे टाइम पीरियड में वर्क कर रहे हो जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट ऑकर हुआ हो। नेक्स्ट वन इज मशीनरी इक्विपमेंट, कि कोई ऐसी मशीनरी या किसी ऐसे इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो जिससे कि वो एक्सीडेंट होने के चांसेस हाई रहे हो। फिर ये लास्ट वाला जो आपको नहीं दिख रहा है, कैमरे को टर्न करके दिखाती हूँ मैं आपको। लास्ट वन इज द जॉब इटसेल्फ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो, ताकि आपको लास्ट में रिवाइज करने में हेल्प करे। फिर क्या है, द जॉब इटसेल्फ, खुद भी एक ऐसी जॉब जो कहीं ना कहीं खुद से ही बहुत ज्यादा डेंजर होती है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हाई होते हैं। तो ये 4 मेन कॉज बता दी हैं, और भी काफी कॉजेज होते हैं किसी एक एक्सीडेंट को होने के, तो उसके बारे में डिस्कस करने से अच्छा है आप मेजर 4 को जान लीजिए, बाकी को आप खुद से भी कर सकते हैं कवर अप। ओके, तो था जॉब इटसेल्फ ऑल्सो। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो क्लास आज के लिए इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। सो होपफुली ये थोड़ी वीडियो लेंथी है, इसीलिए इसको मैं पार्ट 2 में क्या करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी, जो आपको ईजिली आपको समझने में हेल्प करेगी। तो इसी के साथ ये क्लास हमारी यही एंड होती है, पार्ट 1। अब इसको मैं पार्ट 1 के तौर पे दिखाऊंगी, और जो इसके आगे की नेक्स्ट टॉपिक है उसको पार्ट 2 के तौर पे दिखाऊंगी। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म होती है। टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर क्लास पसंद आई हो तो। टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।